हेलो गाइस, आई एम अक्षय कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग द सीरेटिव डॉक्टर। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ड्रग मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके पहले के वीडियोस में मैंने ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब भी डिस्कस कर लिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ड्रग मेटाबॉलिज्म को ओवर करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये दो टॉपिक हमारा लास्ट बच रहा है ड्रग मेटाबॉलिज्म का, वो आज डिस्कस करके इसे फिनिश करेंगे। देन फिर नेक्स्ट लेक्चर में फार्माकोकाइनेटिक्स का लास्ट स्टेप जो है ड्रग एलिमिनेशन, उसे डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा अनाउंसमेंट करना है मुझे, that we are launching a 6 months course of human anatomy, all about bones, जिसमें हम सारे bones को एक एक करके डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, वन पेज एक चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जिससे सारे बोन्स का एक एक चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर क्विक रिवीजन पर्पस। और इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा डॉक्टर्स से कि कैसे एनाटॉमी को इजी करके पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसका सारा डिटेल्स आपको सामने दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं और इनरोल करा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, तो चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा पहला टॉपिक है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, also known as प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। प्री सिस्टम की मेटाबॉलिज्म, इसे प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं? तो देखिए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में बेसिकली होता ये है कि अगर हम किसी पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं, ओरल रूट से ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी बात होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर, ये सिर्फ ओरल रूट से ही जो ड्रग दे रहे हैं उसका बात होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम किसी पेशेंट को ओरल रूट से ड्रग दे रहे हैं तो उस ड्रग का क्या होगा, वो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वहां से एब्जॉर्ब होगा। करेक्ट, जो भी ड्रग हमने पेशेंट को दिया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब हुआ। अब यहाँ पर बात आता है कि वो एब्जॉर्ब होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं मिक्स होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहने का मतलब कि जो हमारे बॉडी का सर्कुलेशन है, जिसके थ्रू जो भी ड्रग है वो ड्रग हर एक लोकेशन पे पहुंचता है, दैट इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद वो ड्रग जो है, वो ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर मिक्स नहीं होता है, तो जाता कहाँ है? वो ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मिक्स होने के बजाय हिपैटिक पोर्टल वेन से लीवर तक पहुंच जाता है। ठीक है, वो ड्रग हिपैटिक पोर्टल वेन से लीवर में जाता है, देन फिर लीवर में उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। देन आफ्टर मेटाबॉलिज्म इन लीवर, जो वो ड्रग है वो ड्रग फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मिक्स होने से पहले उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है लीवर में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंटर करने से पहले जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ ओरल रूट से जो भी हम ड्रग दे रहे हैं उनमें ही होता है, क्योंकि वही ड्रग्स ऐसे हैं जो कि इंटेस्टाइन से हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाते हैं, दिन फिर लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है। अगर हम कोई भी ड्रग देते हैं किसी दूसरे रूट से अदर देन ये ओरल रूट, तो फिर उस कंडीशन में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द ड्रग्स दैट इज गिवन थ्रू ओरल रूट goes to liver through the hepatic portal vein after absorption from the intestine। यानी कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद ये ड्रग कहाँ गया? ये ड्रग हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू होकर लीवर में गया, और लीवर में जाने के बाद इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। अब ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग थोड़ा इनएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ड्रग का जो कंसंट्रेशन होता है पहले, वो कंसंट्रेशन कम होता है, उसका पावर कम हो जाता है। यानी कि अगर हमने 100 mg ऑफ कोई ड्रग दिया है, तो आफ्टर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म
ओनली 10 to 20 mg ऑफ ड्रग ही बचेगा जो कि हमारे बॉडी पर एक्शन करेगा, दैट इज नोन एज द बायो अवेलेबिलिटी। यानी कि जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ ड्रग है जो हमारे बॉडी के अंदर एक्शन करने जा रहा है, दैट इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद बायो अवेलेबिलिटी काफी घट जाता है। यही रीजन है कि हम जब भी ओरल रूट से कोई ड्रग देते हैं तो उसका डोज इंक्रीज करके देते हैं, ताकि बायो अवेलेबिलिटी से एक्शन पे फर्क ना पड़े। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाता है किसी भी ड्रग का, और यही रीजन है कि हम हायर डोज देते हैं ओरल रूट से। अगर हमें वही ड्रग आईवी से देना हो तो आईवी के थ्रू हम कम डोज देते हैं, बिकॉज उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, उसका बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब भी हम ओरल रूट से ड्रग दे रहे हैं तो उसका लीवर के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एंड आफ्टर द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन कम हो जाता है। दैट्स वाई हमें हायर डोज देना पड़ता है ओरल रूट से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के रेट को अफेक्ट करते हैं? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण या तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो सकता है, हाइयर हो सकता है, या तो मेटाबॉलिज्म किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का कम हो सकता है, तो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, वो हमारा है इंजाइम इंडक्शन। इंजाइम इंडक्शन, दिस इज अवर फर्स्ट फैक्टर। अब इंजाइम इंडक्शन क्या है और ये कैसे अफेक्ट करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, उसे देखते हैं। इंजाइम इंडक्शन यानी कि जो इंजाइम ड्रग के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिस इंजाइम से ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस पर्टिकुलर इंजाइम का मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंजाइम का अगर मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को हम इंजाइम इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इट इज इंक्रीज्ड मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी ऑफ इंजाइम। किसी भी पर्टिकुलर इंजाइम का मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो जाना। अब ये इंक्रीज क्यों होगा? तो ये हिपेटोमेगाली के कारण हो सकता है, कैन बी ड्यू टू फर्स्ट हिपेटोमेगाली के कारण हो सकता है, या फिर लीवर के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए उसके कारण भी हो सकता है, हाई ब्लड फ्लो इन लीवर, एक ये कारण भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण किसी भी पर्टिकुलर इंजाइम का मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो सकता है। अब इंजाइम इंडक्शन किस तरह से किसी भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है वो समझिए। इन नॉर्मल केस का अगर बात करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग है, उस ड्रग का आफ्टर मेटाबॉलिज्म 20% बायो अवेलेबिलिटी बचता है फॉर एक्शन। ठीक है, ये एक हमारा नॉर्मल सिनेरियो है जिसमें 20% ऑफ जो ड्रग है वो एक्शन के लिए बच रहा है। पर इंजाइम इंडक्शन के बाद क्या होगा कि इंजाइम इंडक्शन कहने का क्या मतलब कि मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी इंजाइम का बढ़ गया है, तो अब वो इंजाइम क्या करेगा, जो 20% बायो अवेलेबिलिटी बचना था बॉडी में, वो 20% भी नहीं बचेगा, वो मुश्किल से 3 से 4% बचेगा। यानी कि बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा ड्रग्स का इंजाइम इंडक्शन के कारण। अगर किसी भी इंजाइम का मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी इंक्रीज होता है तो उसके कारण क्या होगा कि जो ड्रग है उस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट फैक्टर जो कि मेटाबॉलिज्म के रेट को अफेक्ट करेगा। नाउ द सेकंड वन इज नाउ द सेकंड वन इज इंजाइम इनहिबिशन। इंजाइम इनहिबिशन, इंजाइम इनहिबिशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंजाइम इंडक्शन। इंजाइम इंडक्शन में हमने देखा था कि इंजाइम का जो मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गया था, पर इंजाइम इनहिबिशन में क्या होगा कि जो मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी है पर्टिकुलर इंजाइम का वो कम हो जाएगा। मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी ऑफ द इंजाइम डिक्रीजेस। ठीक है, इंजाइम का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक पावर है, वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, वो सही से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। ये क्यों हो सकता है? इट कैन बी ड्यू टू, ये इंजाइम इनहिबिशन क्यों हो सकता है? तो इसका पहला पॉइंट है लीवर डिजीजेस। कुछ लीवर डिजीज ऐसे हैं जिसमें कि
जो इंजाइम है वो इनहिबिट हो जाता है, इंजाइम इनहिबिशन हो जाता है। और सेकंड, कुछ केमिकल्स हैं या सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। या फिर लेस ब्लड सप्लाई है लीवर में, या फिर लेस ब्लड सप्लाई है, लेस ब्लड फ्लो, इस कारण भी हो सकता है। तो इंजाइम इनहिबिशन इज बेसिकली ऐसा केस है जिसके अंदर इंजाइम का एक्टिविटी कम हो जा रहा है। तो अब इसके कारण क्या देखने को मिलेगा? इसके कारण क्या होगा कि जो ड्रग है उस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा। जितना नॉर्मल कंडीशन में बायो अवेलेबिलिटी किसी भी ड्रग का पेशेंट के बॉडी में होना चाहिए, उससे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी रहेगा पेशेंट के बॉडी में। और सेकंड केस ये भी हो सकता है कि काफी सारे ड्रग्स ऐसे भी हैं जो कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो एक्टिवेट होते हैं। बिफोर मेटाबॉलिज्म वो इनएक्टिवेटेड कंडीशन में रहते हैं, और एंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो एक्टिवेट होते हैं। तो इंजाइम इनहिबिशन के कारण वैसे ड्रग सही से एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे, उनका एक्शन ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज इंजाइम यहाँ पे सही से काम कर नहीं रहा है, उसका मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी घट चुका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसिक्लोविर एक ड्रग है जो कि इनएक्टिवेटेड होता है। कौन सा ड्रग लिख रहा हूँ यहाँ पे? एसिक्लोविर, ये एक ड्रग है जो कि इनएक्टिवेटेड होता है। अगर हम किसी पेशेंट को एसिक्लोविर दे रहे हैं तो एसिक्लोविर इज एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, एंड आफ्टर इट्स मेटाबॉलिज्म एसिक्लोविर कन्वर्ट होता है एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में। एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इंजाइम इनहिबिशन है, अगर इंजाइम का मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी डिक्रीज हो गया है, तो इस एसिक्लोविर से एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट सही से कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, ये सही से एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगा। सिर्फ ज्यादा ज्यादा कंसंट्रेशन एसिक्लोविर का ही बच जाएगा। और एसिक्लोविर एक इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ ड्रग है जो कि पेशेंट के बॉडी में एक्शन बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इंजाइम इनहिबिशन अफेक्ट करता है किसी भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को। Now, the third factor that affect the drug metabolism is chemicals. Chemicals, कुछ केमिकल्स हैं जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स हैं कुछ, etc। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म के रेट को अफेक्ट करते हैं। नाउ अवर फोर्थ फैक्टर इज एज। एज, अब एज किस तरह अफेक्ट करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, तो वो देखिए, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है कि मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स का कंसंट्रेशन कम होता है, लो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। ठीक है, लो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, जो नए बच्चे होते हैं जिनका तुरंत जन्म हुआ है, जो इन्फेंट्स हैं, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनके अंदर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम काफी कम होता है, स्पेशली वैसे बच्चे जो कि प्री मैच्योर डिलीवर हुए हैं, जिनका प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ है, उन बच्चों में खासकर ज्यादा ये मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो अगर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स का कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, कोई भी ड्रग अगर हम उस बच्चे को दे रहे हैं तो उस कंडीशन में ड्रग का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा। तो इस तरह से एज भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मेटाबॉलिज्म के रेट को अफेक्ट करता है। नाउ न्यूबॉर्न के अलावा ओल्ड एज में अगर हम देखें, ओल्ड एज में भी ये अफेक्ट कर सकता है। कैसे? ओल्ड एज में जाने के बाद जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स है वो इनहिबिट हो जाते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था, एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, ओल्ड एज में जाने के बाद अक्सर इंजाइम इनहिबिट हो जाता है, इंजाइम इनहिबिशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है कि जो ड्रग है वो ड्रग सही से मेटाबोलाइज ना हो रहा हो। ठीक है, ये हमारा चौथा फैक्टर हुआ जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा है। ना पांचवा क्या हो सकता है? फिफ्थ वन इज डाइट। डाइट किस तरह से इफेक्ट करेगा? एक्चुअली डाइट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म में। कैसे? तो अगर लो प्रोटीन डाइट हम ले रहे हैं, अगर कोई किसी पेशेंट को हम ड्रग दे रहे हैं और वो पेशेंट लो प्रोटीन का डाइट ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी इंजाइम इनहिबिशन होता है। ठीक है, अगर लो प्रोटीन डाइट है तो उसके कारण क्या होगा, इंजाइम इनहिबिशन होगा। और इंजाइम इनहिबिशन अगर होगा तो क्या होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका इसलिए डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए। नाउ द फिफ्थ वन इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी किस तरह से अफेक्ट करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म को? तो देखिए, प्रेगनेंसी के कंडीशन में जो हार्मोनल चेंजेस हैं बहुत ज्यादा होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, जो भी सेक्स हार्मोन से बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होता है, और उस हार्मोनल चेंजेस के कारण इंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। इंजाइम एक्टिविटी
डिक्रीज हो जाता है। और अगर एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो गया है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगा, सही से हो नहीं पाएगा। नो, सिक्स्थ वन इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस कहने का क्या मतलब, अगर किसी भी पेशेंट के बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस्ड है, खासकर सेक्स हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड है, तो उस कंडीशन में भी एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। इसके बाद द लास्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लीवर डिजीजेस। लीवर डिजीज ये एक बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर लीवर के अंदर कोई डिजीज है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इंजाइमेटिक एक्टिविटी में भी डिस्टरबेंस आएगा। इंजाइम, या ऐसा हो सकता है कि इंजाइम सही से सिक्रेट ही ना हो रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा इंजाइमेटिक एक्टिविटी में डिस्टरबेंस आ सकता है। और अगर इंजाइमेटिक एक्टिविटी में डिस्टरबेंस आएगा तो जो ड्रग है उस ड्रग का सही से मेटाबॉलिज्म बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये हमारा था फैक्टर्स जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने हमने देखा सबसे पहला कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है। एंड द सेकंड टॉपिक इज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म टॉपिक जो है ये ओवर होता है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रग एलिमिनेशन, द लास्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। अगले लेक्चर में फार्माकोकाइनेटिक्स ओवर खत्म हो जाएगा, देन फिर वी विल स्टार्ट फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है। यहाँ तक के लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो पूरे फार्माकोकाइनेटिक्स के ड्रग मेटाबॉलिज्म में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमारे इंस्टा पे डीएम कीजिए। इंस्टा का जो यूजर नेम है आपके फेसबुक पे पॉपअप हो रहा होगा। ठीक है। और जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उस कोर्स के बारे में जानने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। या फिर कोई भी क्वेरी हो तो डीएम अस और इंस्टाग्राम।